गुड मॉर्निंग बेटा। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोग कंप्लीशन पर आने वाले थे। साइमन कमीशन शायद पढ़ना था आज, या पढ़ लिया था? अच्छा, पेज नंबर देखो ज़रा कहाँ तक पहुँचे। 68 तक, ठीक है। असहयोग आंदोलन पढ़ लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के चक्कर में बड़े बड़े लोगों ने अपनी उपाधियां लौटाई, जिनमें हमारे एक तो राय बहादुर लाला मुरलीधर और एक अपने महात्मा गांधी। अब बातचीत करना बंद कर दो बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 68 का सेकेंड लास्ट टॉपिक, साइमन कमीशन। यही पढ़ना था ना? ठीक है, सबको इसके बारे में बेसिक बात पता है, पर जब हरियाणा को जोड़ के पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और सुन लें, क्योंकि हरियाणा का बड़ा योगदान है इस कमीशन के बाद के जितने काम हुए उसमें। साइमन कमीशन, एक आदमी है साइमन, सर जॉन साइमन। ये इंडिया घूमने आ रहे थे एक ग्रुप के साथ, जिसमें 7 आदमी थे, सबके सब वाइट्स, अंग्रेज, गोरे। और इन्हें काम दिया था पार्लियामेंट ने वहाँ से कि तुम लोगों को एक रिपोर्ट बनानी है, और उस रिपोर्ट में ये पूरे देश में घूम के देखना है कि क्या इंडियंस इतने लायक हैं कि अपना देश चला लें। जो ये कहते हैं कि भाई हम तो अपना देश आज़ादी चाहते हैं, ये वो। तो इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट लिखनी थी। हम पहले से जानते थे कि ये रिपोर्ट गलत लिखी जाएगी, नेगेटिव लिखी जाएगी। कोई अंग्रेज़ ये क्यों ही लिख के देगा कि इंडियंस बड़े काबिल हैं और ये देश चला लेंगे। हमें पहले से पता था। एक आधा भी इंडियन होता, हमारे देश का होता, तो हम मानते चलो फिर भी चांसेस हैं कुछ लिख देंगे। सारे के सारे इसे ऑल वाइट कमीशन भी कहते हैं, यानी पूरे अंग्रेज थे, ऑल वाइट कमीशन। तो ये दिखती बात थी कि हमने इसका आने से पहले ही विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए नवंबर 1927 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक वो हुआ कि भाई हम ऐसे ऐसे कमीशन भेज रहे हैं, ये 7 आदमी जाएंगे। फिर वहाँ से यहाँ, क्योंकि जल यात्रा करते थे, पानी में बैठ के जहाज़ों में चलते थे, तो यहाँ आते आते इनको आ गया फरवरी 1928। हम लोगों ने इन 3-4 महीने में प्लानिंग की, कांग्रेस ने, कि भाई इनके आने का ही विरोध कर दो, वरना रिपोर्ट बन गई तो फिर वही लिखे, जो मन करेगा लिखेंगे। तो हमने इनके आने से पहले ही प्लानिंग्स की और ये डिसाइड किया कि जब ये आके उतरेंगे इंडिया के मुंबई वाले पोर्ट पर पानी के जहाज़ से, तो हम पहला प्रदर्शन मुंबई में करेंगे। गो बैक साइमन, आपने मूवीज़ में, नाटकों में देखा होगा, बड़े बड़े वो स्लोगन लिख के, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे। यानी हमने इनके उतरते ही इनको दिखाया कि हमारा कोई इंटरेस्ट तुम्हारे इस कमीशन में या तुमसे बातचीत करने में नहीं है। लेकिन इन पर कोई असर पड़ना ही नहीं था, क्योंकि ये पहले से प्लान्ड थी चीज़ें। ये यहाँ उतर के विरोध के बावजूद पूरा इंडिया घूमते 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 घूमते, सोचो ये फरवरी की घटना है और ये अक्टूबर में पहुँच गए हैं लाहौर। तब तो लाहौर हमारा ही पार्ट था। 6-8 महीने से घूमते जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो जब ये लाहौर पहुँचे तो लाहौर में एक बड़ा कॉलेज हुआ करता था, तुम्हारी उम्र के ही लड़के, लड़कियाँ उस टाइम कम पढ़ती थी, लड़के ज़्यादा पढ़ते थे, तो यहाँ पढ़ा करते थे और इसका नाम था नेशनल कॉलेज। भगत सिंह जैसे जो लड़के थे वो इसी कॉलेज के तो प्रोडक्ट थे, यहीं से पढ़ के निकले थे वो लड़के। यहाँ लाला लाजपत राय जैसे लोग टीचर्स थे, उन्होंने पढ़ाने का काम किया था। तो ये मान के चलो कि इस कॉलेज ने बहुत बढ़िया लड़के, समाज, सोसाइटी को इंटेलिजेंट, समझदार लड़के दिए थे। इस कॉलेज के लड़कों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब कोई ना कोई लीड करने के लिए चाहिए, क्योंकि युवा को अगर लीडर ना मिले सामने तो फिर वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो उन सबको लीड करने का बीड़ा उठाया लाला लाजपत राय ने। कारण ये पंजाब के बड़े लीडर थे और पंजाब के आगे ही तो लाहौर की बेल्ट पड़ती है। उस टाइम तो हम सब एक थे, तो इन्होंने कहा भाई मैं लीड करूँगा। तो सबसे आगे लाला जी, इनके पीछे इनके ढेर स्टूडेंट्स चलेंगे। उन्हीं स्टूडेंट्स के एक बीच में एक ग्रुप था भगत सिंह और इन सब दोस्तों का। तो फिर हम जानते हैं, मूवी में हमने देखा कि जैसे ही वो यहाँ आके ट्रेन से उतरे, अब आगे तो ये ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तो यहाँ से कहीं कहीं रुकते रुकते फाइनली जब ये लाहौर पहुँचा कमीशन, रेलवे स्टेशन के बाहर ढेर भीड़ इकट्ठी हो गई। सुबह ही पता था कि भाई इतने बजे ट्रेन आएगी, तो उस भीड़ ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया। जैसे ही भीड़ ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया, वो ट्रेन आके रुकी और तेज से नारे। अब यंग लड़के हैं तो फिर कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है,
तो पुलिस को फील हुआ कि कहीं एकदम सारे भाग आए और साइमन कमीशन के जितने मेंबर हैं इनको घेर ले, मार दे। जैसे भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता ना बेटा, 7 आदमी को मारने में कितनी देर लगनी है। और ठीक है पुलिस थी लेकिन भीड़ ज़्यादा थी, और पुलिस के पास उस टाइम पे आज की तरह एडवांस्ड वेपन्स नहीं थे। तब तो ये था कि एक गोली चलाने में ही 5 मिनट लगते थे। तो इसलिए उन्हें लगा कि ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी और इन अंग्रेज़ों को हो सकता है ये मार दें। तो उन्होंने उनके दोनों के बीच में, अंग्रेज़ और वो जो भीड़ थी उनके बीच में जो लीड कर रहे थे लाला जी, जैसे एकदम से देखा कि भीड़ पीछे से बढ़ती आ रही है, कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने तुरंत से कहा इन पे लाठी चार्ज करो। तो आपने मूवी में देखा होगा लाठी चार्ज, एकदम से जो आगे चलेगा उसी पे लाठियाँ पड़ेंगी। तो लाला जी पर ज़्यादा लाठियाँ पड़ी। इनके स्टूडेंट्स ने आके घेरा भी, लेकिन तब तक वो सिर में कई जगह इतनी तेज़ मार चुके थे, क्योंकि वो तो एक खुला हाथ होता है बेटा, कोई किसी को मारो, कोई ब्लेम तो लगना नहीं है। तो यहाँ जाके लाला जी इतने ज़्यादा घायल हो गए। 17 अक्टूबर की घटना है ये, और नहीं 31 या 30 अक्टूबर की। फिर 17 नवंबर को इनकी डेथ हो गई। लगभग ये मान के चलो कि 20 दिन, 18 दिन, 15 दिन ये बहुत दुखी रहे। सिर में गुम चोट आ गई। उस टाइम पे कोई MRI और ये तो होते नहीं थे, थोड़ा बहुत जो इलाज किया, पर वो इतना ज़्यादा परेशान रहे कि पूरा कहते हैं शरीर जो है वो सिर पूरा सूज गया था, पता ही नहीं चल रहा था अंदर से कहाँ इंटरनल ब्लीडिंग हुई कि क्या हुआ। फाइनली उनकी डेथ हो गई। इस डेथ के बाद सबको था कि अब नेशनल कांग्रेस कुछ बड़ा स्टेप लेगी, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ ये कहा कि हम इस गलत कार्य की जो है निंदा करते हैं, बस इतनी फॉर्मेलिटी। फिर भगत सिंह के ग्रुप ने डिसाइड किया कि इस तरह तो ये बिल्कुल सिर पे चढ़ जाएंगे। देश का सबसे बड़े लीडर्स में अगर नाम आए तो लाल बाल पाल 3 बड़े लीडर थे। अगर इतने बड़े लीडर को मार दिया तो हम तो मक्खी मच्छर हैं, फिर जनता तो बिल्कुल ही कीड़े मकोड़े हैं, तो इसका बदला लेना पड़ेगा। इसीलिए साइमन कमीशन के विरोध के बाद इनके ऊपर कई बड़े अटैक हुए थे अंग्रेजों पर, जिसमें लॉर्ड इरविन की अगर बात करें, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, इरविन के ऊपर बम फेंका गया था। तो हमसे क्या संबंध है? इरविन के ऊपर फेंका जाने वाला बम हमारे रोहतक की एक फैक्ट्री में बना था और उसको वैद्य लेखराम ने बनाया था। उस आदमी का नाम था वैद्य लेखराम। इसीलिए साइमन कमीशन हमसे संबंधित है। विरोध तो हर जगह हुआ, हमने भी किया, लेकिन ये लॉर्ड इरविन की बग्गी पर फेंका जाने वाला बम हमारे रोहतक में वैद्य लेखराम ने बनाया, पहली इंपॉर्टेंट बात ये। और फिर लाला जी तो हमारे हरियाणा की शान थी, हम पढ़ते ही आ रहे थे। वो हमारे रेवाड़ी में उनके पिताजी पहले आए, फिर वो हिसार, फिर वो उससे पहले रोहतक, फिर लाहौर कॉलेज। तो ये सारी कड़ियाँ आपस में जोड़ देना। देखो पहला क्या है, साइमन कमीशन। झज्जर की नगर पालिका ने साइमन को वापस जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। ऐसे सबने किए, एक का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ो। साइमन कमीशन के विरोध में 30 जनवरी को, 30 अक्टूबर बना लो, जनवरी काट दो, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को लाठियां मारकर घायल किया। और कुछ दिन बाद, यहाँ लिख लो 17 नवंबर 1928 उनकी मृत्यु हो गई। यानी 17-18 दिन वो कितना परेशान रहे होंगे। और तुम्हें याद है उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत में कील का काम करेगी। अंग्रेज़ क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन को मरने के बाद ताबूत नहीं देखा, वो लकड़ी का होता है, उसमें दफनाते हैं, कि उसमें कील, वही लकड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है जोड़ने के लिए कील ठोकी गई है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और ऐसा हुआ, क्योंकि भगत सिंह और इसके बाद तभी फेमस हुए। अगर भगत सिंह इस टाइम पे ये ना करते, इनको मार के ये इन्होंने बदला लिया सैंडर्स को मार के, फिर आगे जाके वही तो केस खुले थे, लाहौर षड्यंत्र केस, फिर वो फेमस हुए। उससे पहले फेमस नहीं थे भगत सिंह। देखो आगे, तो घायल किया। कुछ दिन बाद 17 नवंबर हमने लिख लिया उनकी मृत्यु। इन्हीं के विरोध में, अंडरलाइन करो, वैद्य लेखराम, ये हरियाणा का एक आदमी है, लेखराम शर्मा ने क्रांतिकारी यशपाल के साथ मिलकर रोहतक में बम बनाकर, तो रोहतक वैद्य लेखराम क्रांतिकारी आदमी है ये। लॉर्ड इरविन, इरविन को ठीक कर लेना, मेरी में तो डनविन लिखा था, पता नहीं ठीक किया कि नहीं, ठीक कर लो। इरविन की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु वो बच गया। वो बच गया, उसकी किस्मत। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, किसने? वैद्य लेखराम ने। कहाँ के थे, कहाँ बम बना? रोहतक में। इसका मतलब हरियाणा में भी क्रांति का बिगुल बजा हुआ था। इसके बाद अगला सिर्फ पढ़ लो। इसी दौरान अर्जुन लाल रेड्डी ने रोहतक में विकास और मजदूर सम्मेलन रखा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित हुए। तो हरियाणा में नेहरू, बोस, गांधी, इन सबका आना जाना था। हरियाणा की ज़मीन पर सारे बड़े लीडर्स जब तब आते रहे।
नेक्स्ट पे आ जाओ, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको थोड़ा सा पहले सुन लो। हम सबको पता है देश में एक मार्च हुआ था, पैदल यात्रा, जिसे कहते हैं दांडी मार्च। कारण क्या था? दांडी नाम की जगह पहुंचना था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम मान लो इस तरफ है, दांडी यहाँ पर है। इनके बीच में 24 दिन तक डेली चलना था। जैसे कांवड़ लाते हैं पैदल, इसी तरीके से ये पैदल पैदल चलना था। और ये रोज का चलना था 10 मील का, 10 माइल्स का। मल्टीप्लाई करोगे 240 मील ये डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ के बीच में, 240 मील। इसको आप कन्वर्ट करेंगे अगर 390 किलोमीटर आता है। ये 24 दिन जो थे ये खास चुने गए कि बहुत गर्मी और बहुत सर्दी ना हो। जैसे इस टाइम कोई चलेगा तो परेशान रहेगा क्योंकि धुंध है, दिखता नहीं है, कहाँ रुकेंगे। तो टाइम चुना गया था 12 मार्च, क्योंकि गर्मी नहीं आती और सर्दी जाने लगती है, से लेकर और 5 अप्रैल तक डेली चलना था। ये ऐसे महीने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ना तो रजाई चाहिए, ना कंबल चाहिए, नहीं कहीं एसी या कूलर चाहिए। तो सबसे बढ़िया मौसम होता है मार्च से अप्रैल। अप्रैल आया नहीं था अभी। ये लगातार 24 दिन चले और 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे महात्मा गांधी ने मुट्ठी में नमक उठा के कहा था, मैंने नमक कानून तोड़ दिया। क्योंकि उस टाइम पे रूल था कोई नमक नहीं बनाएगा। इन्होंने पानी उबाला और उबाल के पानी नमक बन गया। बहुत ज़्यादा खारापन है ना गुजरात की बेल्ट में, क्योंकि ये अपना अरब सागर के पास पड़ता है। दांडी मार्च का हमसे क्या संबंध है? हमारे हरियाणा से जब 78 लोग गांधी के साथ यहाँ से चलने स्टार्ट हुए थे ना, इन 78 में हमारे अम्बाला के लाला सूरजभान नाम के भी एक आदमी थे। तो 78 कहीं कहीं से 1-1, 2-2 आए होंगे पूरे देश में से। हमारे हरियाणा से सिर्फ एक आदमी गया था, लाला सूरजभान। सूरज की तरह चमका, अम्बाला से थे। अगर हम याद करें, अम्बाला में ही कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी। इसका मतलब अम्बाला में थोड़े अलग तरह के क्रांतिकारी टाइप के लोग थे, तो अम्बाला से। फिर ये हरियाणा में जब आया तो अपने यहाँ एक बहुत बड़े आदमी थे, लाला दुलीचंद, जिसके नाम के आगे लाला है वो अमीर है। पहली बात, लाला दुलीचंद, इनकी बेटियां, 3 बेटी थी इनकी, यशोदा, जमुना और विद्यावती। तीनों बेटियां सड़कों पर उतरी। उन्होंने कहा हम भी यात्रा करेंगे। वो उस यात्रा में नहीं गई, लेकिन उन्होंने हरियाणा में काम किया। तो लाला दुलीचंद की पुत्रियों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। हरियाणा में 3 औरतों का नाम, 3 महिलाओं का नाम आता है। दुलीचंद की बेटी हैं यशोदा, जमुना और विद्यावती। ये किस आंदोलन से रिलेट कर देंगे इसको? हाँ, दांडी मार्च के बाद आंदोलन क्या था? ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसे हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च तो एक स्टेप था, उस स्टेप के बाद तो यात्रा स्टार्ट हुई ना। जैसे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया पहले दिन, अब तुम्हारी ये यात्रा चल रही है। ऐसी यात्रा थी जिसमें आंदोलन किया गया। आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। नमक कानून तोड़ने से हमने इसकी शुरुआत की, क्योंकि वो भी आज्ञा थी कि नमक मत बनाना, हमने वो तोड़ दिया। तो ये हमारे हरियाणा में 4 लोगों का नाम याद रखना है, बल्कि 5 का। एक फादर दुलीचंद, 3 उनकी बेटियां यशोदा, जमुना, विद्यावती, और एक 78 आदमियों के पीछे पीछे जो चले थे, सूरजभान, अम्बाला के। चलो पढ़ो। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की यात्रा की गई। यहाँ लिख लो 5 अप्रैल तक। 6 को कानून तोड़ा था। संबंध रहा है, ये कितनी बार तो कर, अच्छा 3 के साथ नहीं रहा है, पूछना चाहिए था इसमें। जाट गजट नहीं कर देना इसको। एक क्वेश्चन है, लाओ तुमसे भी पूछ लेती हूँ। एक क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ छप गया है। किस समाचार पत्र के साथ बाबू बाल मुकुंद गुप्त का संबंध रहा है? कोहिनूर के साथ था बाल मुकुंद का संबंध। और भारत मित्र, हिंदी वाला था भारत मित्र। और अखबार ए चुनार, ये भी था। जाट गजट, जाट कम्युनिटी का आदमी था वो, क्या नाम था? हाँ, इसमें बेटा नहीं बता देना कि नहीं आना चाहिए, ठीक है? हाँ बेटा, आवाज़ थोड़ी सी बढ़वा दो, आवाज़ बोलो उसको थोड़ी कम है। चलो दांडी मार्च पढ़े आगे। तो 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ। कब तक चलना था ये? 5 अप्रैल। कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल। 24 दिन लगातार चले। 25वें दिन कानून तोड़ा, सुबह 6:30 बजे, 6 अप्रैल को। तो ये टिक कर लो। 1930 गांधी जी द्वारा दांडी मार्च। 78 अनुयायियों में से एक अम्बाला के लाला सूरजभान, सूरज की तरह चमके। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में 78 लोगों में से एक आदमी हरियाणा के अम्बाला से गया।
नेक्स्ट पढ़ना, 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सूरज भान तो हैं दांडी मार्च के मेंबर, और जो ये दुली चंद की बेटियां हैं ये दांडी मार्च की नहीं है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा का पहला स्टेप था, फिर आगे आंदोलन था पूरा। थोड़ी सी आवाज को बढ़ा दो, पढ़ो आगे। 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सीडीएम लिख लो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम में लाला दुली चंद, अंडरलाइन करो, लाला दुली चंद की बेटियां यशोदा, विद्यावती और जमुना, यानी 5 लोग हो गए। एक इन लड़कियों के फादर और एक मेन आदमी जो पीछे पीछे गया था। कहाँ का था वो पीछे जाने वाला आदमी? अंबाला। कितने लोगों में से था? 78। ये 3 लड़कियां लोकल एरिया में काम कर रही हैं। इनके पिताजी कौन है? दुली चंद। ठीक है, आगे पढ़ो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरियाणा के लोगों ने कर मत दो, अंडरलाइन कर लो। हरियाणा तो वैसे ही चाहता है टैक्स ना देना पड़े, तो हरियाणा का कर ही मत दो। चलो इस आंदोलन में कर मत दो अभियान, कि सरकार को कर दो ही मत। क्या अगले पेज पर हमने ये कैरेक्टर पढ़ रखे हैं सारे? नीचे बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे। इसमें वो जाट गजट वाले वो आ गए ना जो पीछे हम पढ़ के आए थे। चलो अगले पेज पर आ जाओ। क्या हेडिंग है देखना, प्रांतीय सरकारें और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बोर्ड पर देखो एक बार, समझ लो इसको। हमारे देश में ना बेटा 1935 में, बहुत ध्यान से सुनना, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था और एक एक्ट लेकर आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जान लो। इसको हम बेस मानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने जितना लिखा ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बड़ा हिस्सा 35 को हमने कॉपी कर रखा है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स थे, बहुत सारे भाग थे, हमने सेम आर्टिकल सेम भाग अपने में लिख दिए। रियलिटी ये है हम इससे बहुत ज़्यादा बेस उठा के ही अपनी किताब लिख कर बैठे हैं, लेकिन हम ऐसा बहुत खुलेआम कहते नहीं हैं। इस 35 ने हमें क्या कहा था कि भारत में अलग अलग प्रांतों में उस ज़माने में क्या करा लो, हमने 11 प्रांतों में इलेक्शन कराए। अंग्रेजों के ज़माने की बात है ये, 2 साल बाद 1937 में 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए। इनमें से 8 में कांग्रेस जीती, 6 में तो बिल्कुल स्पष्ट जीती, 2 में गठबंधन के साथ, लोकल के साथ, 3 में कांग्रेस हारी। ये हारने वाली जगह इसकी रही होंगी एक बंगाल जो आज हमारा बांग्लादेश है, एक इसका पंजाब जो आज पाकिस्तान का पंजाब है, और एक लाहौर, मतलब सिंध की बेल्ट, बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश मान लो। यहाँ 3 जगह कांग्रेस हारी। अगर कांग्रेस हारी तो कौन जीती होगी? मुस्लिम लीग। लेकिन अगर अपनी बात करें, पंजाब में हम भी तो शामिल थे, तो हमने मुस्लिम लीग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। 1920 में जब महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था स्कूल कॉलेज छोड़ने का, याद है, असहयोग, तब हमारे एक लोकल लीडर ने कहा था मैं नहीं मानता ये फालतू की बात है, छोटू राम सर। छोटू राम ने, हम याद करें, एक लीग बनवाई थी, जमींदारा लीग। आगे जाके जमींदारा लीग को मुस्लिम लीग वालों ने कहा कि भैया तुम अकेले के, तो जमींदार तो सिर्फ कुछ ही लोग हो सकते हैं, इसमें किसान जो नहीं है वो कैसे आएंगे जो जमींदार नहीं है? तो बोले हाँ ये नाम ठीक नहीं है, अपना नाम रख लेते हैं यूनियनिस्ट, कि हम लोग इकट्ठे हैं। यूनियन का मतलब इकट्ठे, तो यूनियनिस्ट पार्टी बन गई। इस पार्टी ने 1937 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और बहुत अच्छी जीत दर्ज की इसने इस पंजाब हरियाणा, आज के हरियाणा पंजाब की बेल्ट में, और इस पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये सरकार टिक ही नहीं पाई, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे इन प्रांतों ने कहा ये इलेक्शन बकवास थे, ये फॉर्मेलिटी थी, हम सब इस्तीफा देंगे। लेकिन 3 जगह के पार्टीज ने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे, जिसमें एक मद्रास जस्टिस पार्टी थी, एक ये मुस्लिम लीग थी, और एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, कि हम क्यों इस्तीफा दें, हम तो नहीं मानते कांग्रेस की बात को। कांग्रेस कह रही थी इस्तीफा दो, लेकिन ये यूनियनिस्ट पार्टी बेटा बहुत लंबी नहीं टिकी, क्योंकि इसके अंदर कलेश छिड़ गया। जो ये मुस्लिम लीग वाले थे ना, इन्होंने एक दिन रातों रात क्या किया, यूनियनिस्ट पार्टी के दफ्तरों के बाहर जो बोर्ड थे ना, ये बोर्ड हटवा के मुस्लिम लीग लिखवा दिया हर एक के पास हरियाणा में। तो फिर इन्होंने कहा भाई ये मुस्लिम लीग कैसे है, ये हमारी यूनियनिस्ट पार्टी, और हमने इसके लिए घर घर घूम के लोग बनाए हैं, कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं है ये। वो तू में इतनी बढ़ गई कि ये पार्टी अंदर से खोखली हो गई। और 9 ही साल बाद जब 1946 में इलेक्शन हुए, तो इस पंजाब वाली बेल्ट का बुरा हाल था। यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग को मिली, 73 सीटें। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 51 सीटें। इसके बाद अकाली दल जो पंजाब का है ना आज भी,
इसको मिली 22 सीटें और सबसे कम सीटें मिली यूनियनिस्ट पार्टी को, महज 20 सीटें। तो बहुत एकदम से नीचे की तरफ आई यूनियनिस्ट पार्टी, चल नहीं पाई। इसका एक बड़ा कारण कुछ लोग कहते हैं कि जब ये किसने बनाई थी यूनियनिस्ट पार्टी, तो छोटू राम जी ना जल्दी एक्सपायर भी तो हो गए थे उनके, फिर उनका वो वर्चस्व रहा ही नहीं, कोई उनकी बातों को आगे ले जा ही नहीं पाया, इसलिए खत्म हो गई। चलो पढ़ेंगे। प्रांतीय सरकारें और द्वितीय विश्व युद्ध। पहला पॉइंट पढ़ लो, 35 के भारत शासन अधिनियम, इसको अंडरलाइन कर लो, GOI कहते हैं इसे, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में लिखा ही नहीं है, यहाँ लिख लो GOI। मुझे इंग्लिश एक्चुअली दोनों किताबों में लिखी है, इसके अलावा लिखो यहाँ GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारे संविधान का बेस है, यहीं से हमने बहुत कुछ उठा के रखा है। और वैसे नेहरू ने और जिन्ना ने बहुत बुराई की थी इसकी, बहुत बुराई की, ये सड़ा हुआ है, ये बकवास है, और फिर ऐसे कैसा कॉपी कर दिया। चलो पढ़ के देखो। 1937 में चुनाव संपन्न। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा, ये अंडरलाइन कर लो, लेकिन 3 ने इस्तीफा नहीं दिया था। एक तो हमारी यूनियनिस्ट पार्टी थी, एक मद्रास जस्टिस और एक मुस्लिम लीग, अपनी अपनी सोच थी। नेक्स्ट पढ़ना, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्टी हमारी थी, हरियाणा के आदमी ने बनाई थी। ये पार्टी 1923 में, बहुत बड़ा नाम है, फजल अली, फजली हुसैन भी लिखते हैं ना इसी आदमी को, फजल अली या फजली अली और छोटू राम द्वारा स्थापित। तो छोटू राम ने क्यों बनाई ये पार्टी, किसमें से निकले थे, किसके विचारों से सहमत नहीं थे, गांधी के असहयोग, और कहते थे क्यों छोड़े स्कूल कॉलेज, क्यों ना पढ़े, फालतू की बातें हैं ये। आगे टिक मार्क कर लो। 2 बड़े लीडर हुए, फजल अली और छोटू राम। यूनियनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता सिकंदर हयात भी थे, डबल टिक कर लो। बड़ा लीडर इस पार्टी का सिकंदर हयात। तो 3 आदमी दिख रहे हैं तुम्हें, फजली हुसैन मुसलमान है, सिकंदर हयात भी मुसलमान है, एक हमारे छोटू राम है। तुम्हें दिख रहा है इसमें वर्चस्व मुसलमानों का है, इसलिए वो बोर्ड हटा हटा के क्या लिख डाला, मुस्लिम लीग, फिर वो तू मैं हुई, पार्टी खत्म हो गई। नेक्स्ट पढ़ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की मुख्यतः सभी पार्टियों ने इस्तीफा दिया, परंतु अंडरलाइन करो, मुस्लिम लीग इसने इस्तीफा नहीं दिया, मद्रास जस्टिस पार्टी इसने इस्तीफा नहीं दिया, और यूनियनिस्ट पार्टी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये बच गई थी 3, तो 2 तो हमारे हरियाणा के आसपास ही हो गई, मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, एक साउथ में थी। देशी रियासतों के आंदोलन। क्या तुम जानते हो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अंग्रेज जाने वाले थे, तो हमारी कुछ देसी रियासतों ने अपने अपने राजाओं के खिलाफ क्रांति की मशाल जला दी कि हमें राजा के अंडर नहीं रहना, ये देसी राजा किसी काम के नहीं है, ये तो अंग्रेजों के पीछे भागते रहते हैं। तो उनमें से कुछ ने फिर हमारे लोगों को मरवाया था, कई रियासतों के राजाओं ने हमारे लोगों पर गोलियाँ चलवाई, वही है। देशी या प्रजामंडल रियासतों के आंदोलन। क्या हरियाणा में आज कोई रियासतें हैं? अब नहीं है, लेकिन बेटा गुड़गांव के पास जो पटौदी महल है वो आज भी तो सैफ अली खान के पिताजी दादा परदादा की रियासत है। हाँ, वो बात है कि उतनी रियासत अब रही नहीं है, पर बाकी वो महल तो एज इट इज़ है, उसके आसपास की ज़मीन तो उन्हीं की है। देखो, पंजाब हरियाणा की तरफ से चौधरी टीकाराम संसद के सचिव बने, सिर्फ पढ़ना था ये। रियासत आंदोलन के दौरान अंडरलाइन करो, लोहारू रियासत के अमीनुद्दीन अहमद, ये लोहारू के रियासत के हेड थे, इसने गांव वालों पर गोलियां चलवाई। सिहानी गांव में भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, इसे सियासी हत्याकांड भी कहते हैं। ये सब 1945 के बाद हो रहा है, आज़ादी से पहले। तो लोहारू का कोई था, क्या नाम था इस आदमी का, अमीनुद्दीन अहमद, इसने लोहारू की जनता पर, गाँव के लोगों पर गोलियाँ चलवाई थी। नेक्स्ट करो, पटौदी रियासत, ये तो एग्जाम्पल हमारे पास ही है, सैफ अली खान की प्रॉपर्टी में आंदोलनकारियों के नेता थे गौरी शंकर वैद्य, अंडरलाइन कर लो। पटौदी का इलाका बेटा मुसलमान का बाहुल्य था, लेकिन देखो जो क्रांति कर रहा आदमी वो हिंदू है, क्या नाम है इनका, गौरी शंकर। ऐसे वैद्य लेखराम भी पढ़ा था भी हमने, वो बम बना रहे थे, कहाँ पर, रोहतक में। किसकी बग्गी पर फेंका, इरविन, यानी 2 वैद्य हैं, एक वैद्य लेखराम जो बम में है और एक जो पटौदी में रियासत में एक तरह से आज़ादी चाहते हैं। गौरी शंकर वैद्य, उनका नाम था लेखराम। जबकि जींद रियासत का नेतृत्व हीरा सिंह चिनारिया ने किया। तो 2 नेता हो गए, एक पटौदी के, एक जींद के। जींद में कोई लोकल अपने आप में, जैसे वो था कि मेरा चले सारा कामकाज, ऐसे ही पटौदी में। 1946 का चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति। अभी मैंने क्या कहा, चुनाव में बुरी तरह से हारी कौन सी पार्टी, यूनियनिस्ट।
लेकिन पता है क्या हुआ बेटा, गठबंधन की सरकार बनी क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 175 थी शायद टोटल सीटें, तो उनमें कोई भी लीड नहीं ले पाया। फिर अब या तो इसकी सरकार बनेगी या इसकी, तो इसकी सरकार में कमी है, इसकी इससे लड़ाई हो रखी है क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी के दफ्तर इन्होंने कब्जा लिए थे ना। ये दोनों हैं ऑपोजिशन की पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ऑपोजिशन कभी साथ नहीं आते, इनके साथ लड़ाई है। ये अलग से अकाली दल सिखों का है, तो सिखों का भी हाथ पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो अपनी एक इमेज मुस्लिम वाली लेके बैठे हुए हैं। तो इसका फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस ने इनको कहा कि भाई तुम अलग अलग क्या करोगे, हमारे साथ आ जाओ, हम मिलके टोटल इतने हो जाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन उस सरकार में किसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है? भाई जिसकी जितनी सीटें उतनी तो औकात होती है, तो यूनियनिस्ट की सीटें कम हैं इसमें। पढ़ो 1946 का चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति। 1946 के चुनाव तक यूनियनिस्ट पार्टी कमज़ोर हो गई। टिक कर लो। बनी कब थी ये? 1923 में, यानी 23 ही साल चली बस। लिख लो 23 में बनी, 46 में तो कमज़ोर भी हो गई। इसकी कुल 20 सीटें आई, सिर्फ 20 सीटें। कांग्रेस ने अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस के नीचे 51 लिख लो, 51 सीटें मिली इसको। अकाली दल के नीचे 22 लिख लो, फिर यहाँ प्लस लिख लो यूनियनिस्ट की 20, ये सब प्लस हो गई थी, प्लस यूनियनिस्ट 3 इकट्ठी हो गई ना, 51 प्लस 22 प्लस 20, ब्रैकेट में लो गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार कांग्रेस की 51 थी, अकाली दल की 22 थी और यूनियनिस्ट की 20 थी। यहीं मुस्लिम लीग लिख लो 73, उसकी सबसे ज्यादा थी पर सरकार नहीं बनी क्योंकि वो अल्पमत में थी। 73 ठीक है। यहाँ लिख लो टोटल सीट 175, जिस पर इलेक्शन हुए 175 थी और 88 चाहिए थी जीतने के लिए। टोटल सीट 175, जीत के लिए 88 ज़रूरी, तो 88 किसी को मिली ही नहीं। जीतने के लिए 88 ज़रूरी। सबसे ऊपर कौन था इनमें से? मुस्लिम लीग। कितने पर थी? 73। गैप था ना, किसी एक का हाथ पकड़ना था, कांग्रेस का तो नहीं क्योंकि ऑपोजिशन है। यूनियनिस्ट से चिक चिक हो रखी है, उनका हथियार रखा है सब कुछ। अकाली दल वाले अलग हैं तो इसलिए वो अलग रह गई, पीछे रह गई जीतने के बावजूद। 73 काफ़ी बड़ा गैप था। 51 वाले ने 22 को भी बुला लिया, 20 को भी, और गठबंधन की सरकार बना ली। चलो आगे पढ़ना। कांग्रेस के नेता थे लहरी सिंह। तो इनमें जो तीनों पार्टी हैं इनमें सबसे बड़ा आदमी कौन हुआ? लहरी सिंह। अगर देखें 37 के चुनाव में तब कौन था बड़ा आदमी? आई पढ़ के आए पीछे, सिकंदर हयात। देखो ऊपर पढ़ो, सिकंदर हयात का नाम नहीं आया था यूनियनिस्ट पार्टी में। अब कौन है? अब कांग्रेस का, अब जो आदमी है ये कांग्रेस, क्योंकि 51 सीटें इसकी हैं, लहरी सिंह। नेक्स्ट टिक करो। मुस्लिम लीग के नेता जो हारे थे, जीत कर भी हारे, लियाकत अली खान। ये बहुत बड़ा आदमी है, आगे जाके ये पाकिस्तान का पहला पीएम बनेगा। लिख लो यहाँ, आज़ादी के बाद पाक के फर्स्ट पीएम बने। और बड़ी बात पता है क्या है? हमारे करनाल से थे, हरियाणा के करनाल से। लिख लो, आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पाक के फर्स्ट पीएम बने, संबंधित हैं हरियाणा के करनाल से। हरियाणा के करनाल से। अब आ जाओ कुछ अन्य तथ्य पर। कुछ अन्य तथ्य से पहले एक बार ना पीछे देखो, ये सब चीज़ें एक बार फिर से हैं थोड़े से बड़े लेवल पर। पेज नंबर 63 पर आओ। देखो साइमन कमीशन फिर से है वहाँ, नहीं पढ़ा ना 63 हमने? हाँ जल्दी से पढ़ लेंगे। पेज 63 पर आ जाओ, साइमन कमीशन, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया। साइमन कमीशन में कितने आदमी आ रहे थे? 7। ऑल वाइट कमीशन। इसका विरोध सबसे पहले मुंबई में हुआ क्योंकि पानी के जहाज से वहीं उतरे। फिर ये कब आए थे? ये फरवरी। इनके लिए बात कब सुनी थी हमने? नवंबर में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने बाद आए। और फरवरी से फिर ये चलते चलते यात्रा करते करते हमारे लाहौर में आए अक्टूबर में। लाठीचार्ज 30 अक्टूबर को हुआ। हमारे लाला जी की डेथ हुई 17 नवंबर। फिर उसका बदला ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर को लिया था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने सैंडर्स को मार दिया था। चलो पढ़ेंगे। साइमन कमीशन, डॉक्टर सत्यपाल, श्रीराम शर्मा। श्रीराम का नाम लेके 5 आंदोलनों में, याद है, कूद गए थे ये। 7 साल कारावास में रहे। क्या कहलाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। इनके ऊपर जल्दी से लिख लो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। 5 सत्याग्रह, 7 वर्ष कारावास, ये सब हम पहले पढ़ के आए हुए हैं।
5 सत्याग्रह, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 5 सत्याग्रह, 7 वर्ष कारावास, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। आगे पढ़ना, नेकीराम शर्मा, इनको कोई उपाधि मिली थी? हरियाणा केसरी, लिख लो यहाँ, हरियाणा केसरी। पंजाब केसरी कौन है? लाला लाजपत राय। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब मुरलीधर। तो हमने चारों को दोबारा, मैंने पीछे चारों लिखवाए भी थे तुम्हें, ये टिक कर लो। नेकीराम शर्मा यहाँ लिख लो, हरियाणा केसरी। पंजाब केसरी पूछे तो लाला जी, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहें तो पलवल में जन्मे राय बहादुर लाला मुरलीधर, वो पंजाब के। और हरियाणा के कहें तो पंडित श्रीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा अलग आदमी है, श्रीराम शर्मा अलग आदमी है। दोनों ने मेन काम किया झज्जर रोहतक की बेल्ट में। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ लो, जनता को साइमन कमीशन के विरोध के लिए प्रेरित किया। हरियाणा के भिवानी, रोहतक, झज्जर, अंबाला आदि जिलों में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठी चार्ज से, अंडरलाइन कर लो, लाठी चार्ज, यहाँ डेट लिख लो 30 अक्टूबर। लाला लाजपत राय की मृत्यु, मृत्यु के ऊपर लिख लो 17 नवंबर, 30 अक्टूबर 17 नवंबर, नीचे दी भी हुई थी, देखो पढ़ो। जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा में 17 नवंबर 1928 को शोक सभाएं, शोक सभा किसकी डेथ पर हुई थी? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पढ़ना, लाला जी की मृत्यु के पश्चात 1929 में रोहतक में, अंडरलाइन करो, रोहतक में डॉक्टर सत्यपाल, सत्यपाल जिनको, हाँ सत्यपाल किचलू, जिनको पकड़ लिया था रॉलेट एक्ट में अंग्रेजों ने, वही सत्यपाल, क्रांतिकारी थे ये। इनकी 1954 में डेथ हुई थी, लिख लो यहाँ 1954 में डेथ, डॉक्टर सत्यपाल। बस पढ़ो आगे, की अध्यक्षता में प्रांतीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, अंडरलाइन करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर ध्वजारोहण की रस्म पूरी की। इंपॉर्टेंट लिख लो, पंडित जी को ध्वज फहराने का बड़ा शौक था, बाद में भी 17 बार ध्वज इन्होंने ही फहराया, पहले भी जहाँ ध्वज फहरता तुरंत पहुँचते थे। तो हरियाणा में ध्वजारोहण किसने किया? हाँ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सत्यपाल। किसकी मौत के बाद की बात है ये? लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट पढ़ो, 10 मार्च 29 को रोहतक में क्रांतिकारियों ने बम भी तो बना रखा था, वो वैद्य लेखराम ने, जो किस पे गिराया था? इरविन पे। क्रांतिकारी अंडरलाइन करना, अर्जन लाल सेठी, ये कोई लोकल हमारे रोहतक के थे, की अध्यक्षता में कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन, किसानों और मजदूरों के लिए। अगर तुम्हें याद हो तो किसानों मजदूरों के लिए भगत सिंह ने भी काम किया था। भगत सिंह ने बहुत पहले अपने कॉलेज टाइम में ही 1926 में एक सभा बनाई थी, NBS, नौजवान भारत सभा। अंग्रेज़ों ने शुरू में तो ध्यान दिया नहीं, बाद में फिर देखा इसमें बहुत लड़के जुड़ गए, यंग, वो किताबें पढ़ते थे, इंटेलिजेंट थे, इसमें बेवकूफ़ लोग नहीं थे, सब जिन्होंने जापान की लड़ाई पढ़ी हुई है, रूस की हार पढ़ी हुई है, ऐसे ऐसे लोग। तो अंग्रेज़ों को लगा कि कहीं ये जनता के बीच में जाके उनको भी ये बातें बता दें, जैसे किताबों से क्रांति तो आ ही सकती है, विचारों से क्रांति आती है, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया कि ये इलीगल है, कोई इसका मेंबर बना तो उसको हम मारेंगे या उसको कैद में बंद कर देंगे। तो इस सभा की शाखाएं जगह जगह खुली, बस उन्होंने नाम बदल लिया, जैसे नाम रख लिया नौजवान बाल सभा, नौजवान भारत की जगह कर दिया, या नौजवान सभा, थोड़ा बदल बदल के नाम रख लिया। इसका फ़ायदा ये मिला कि हरियाणा में जो लोकल एरिया था, यहाँ के किसान इससे जुड़ गए, अंदर ही अंदर मजदूर इससे जुड़ गए, और सबसे बड़े पैमाने पे इससे स्टूडेंट्स जुड़े। जैसे क्रांति में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स क्योंकि ना बेटा किताबें पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा जागरूक होते हैं, वो अपने से पहले के इतिहास को पढ़ के देखते हैं कि एक टाइम पर जापान जैसे छोटे से देश ने 1905 में रूस जैसे इतने बड़े ताकतवर देश को हराया। तो अगर एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है तो कहीं कुछ तो काम कर सकता है कोई ना कोई। हम तो फिर भी बड़े थे। अगर हम देखें ब्रिटेन से तो इंडिया तो बहुत बड़ा था, वो इतना छोटा सा, इतना दूर बैठा, हम पे राज कर रहा था। सब कुछ हमारा, फौज में हम, उनकी पुलिस में हम, सारे काम हम कर रहे हैं। तो ये बातें यहाँ से सीखी जाती है ना कि जापान जब एक छोटा सा देश इतनी बड़ी ताकत को हरा सकता है, तो ये बात गांव के जो अनपढ़ लोग थे उन्हें बताएंगे तुम भी कर सकते हो, तो एक जागरूकता आती है ना। इसीलिए इसको बैन कर दिया, नौजवान भारत सभा को। देखो अगली हेडिंग वही है, नौजवान भारत सभा, NBS, शॉर्ट में इसे कहते हैं NBS। जानते हो अभी भी चल रही है ये, अभी भी कॉलेजेस में NBS के मेंबर्स हैं, नौजवान भारत सभा।
उतनी खुल के काम नहीं करती, लेकिन अभी भी नौजवान भारत सभा कहीं ना कहीं छोटे मोटे संगठनों के रूप में काम कर रही है। मजदूरों के लिए आज भी बहुत सारे संगठन किताबें निकाल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता चलता अलग बात है, लेकिन आज भी काम ग्राउंड लेवल पर ना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। उतनी जागृति नहीं आ रही, लेकिन काम चल रहा है। पढ़ो। पंजाब के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे डॉक्टर सत्यपाल, जिनको पकड़ा था, ऊपर भी तो इन्हीं का नाम आया था किचलू के साथ, सत्यपाल। 1926 में, अंडरलाइन करो, हरियाणा में, डबल टिक कर लो, ये सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं। एनबीएस एक्चुअली बनी थी कहाँ पर? लाहौर में। किसने बनाई थी? भगत सिंह ने। ये उसकी ब्रांच के रूप में काम कर रहे हैं, तो टिक करो। 1926 में सत्यपाल हरियाणा में एक क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा का गठन किया। ऊपर लिख लो एनबीएस, भगत सिंह। मेन बनाई थी भगत सिंह ने 1926 में। फिर हरियाणा में किसने बनाई? डॉक्टर सत्यपाल ने, एनबीएस हरियाणा में। नेक्स्ट पढ़ना। नौजवान भारत सभा के सदस्य मुख्य रूप से मजदूर थे, अंडरलाइन करो, मजदूर, किसान और छात्र वर्ग। आज भी देखें ना तो क्रांति यही लोग कर सकते हैं। हमने किसानों को तो अपने सामने देखा, 1.5-2 साल डटे रहे। स्टूडेंट्स बहुत बड़ी ताकत है, किसान बहुत बड़ी ताकत है, और मजदूर, बशर्ते उनमें समझ हो, उनको लीड करने वाला कोई ठीक लीडर हो। पढ़ो आगे। ये सभी लोग कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन इनकी विचारधारा समाजवादी थी। समाजवादी क्या होती है? जो सबकी बराबरी की बात करें, कि भाई बराबर हों सब लोग। नेक्स्ट टिक करना। 1930 को अंग्रेजी सरकार ने नौजवान भारत सभा को खतरनाक संगठन करार दिया, बैन करने के लिए। टिक कर लो, खतरनाक संगठन 1930 में देते हुए हरियाणा ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में इसको अवैध घोषित कर दिया। 26 में बना और 30 में कह दिया ये अवैध है। जैसे आज कहते हैं फलाना संगठन आतंकवादी है, ऐसे कह दिया। नेक्स्ट पढ़ो। नौजवान भारत सभा के वे सदस्य जो पकड़े नहीं गए, जो भाग गए, उन्होंने इस सभा में संबंध विच्छेद कर नई नई सभाएं बना ली। अंबाला के सदस्यों ने नौजवान हिंदू सभा बना दी। पहले क्या थी? नौजवान भारत सभा। भारत को हिंदू कर दिया। आगे रोहतक में यूथ लीग बना दी, जवान बच्चों ने यूथ लीग। और मंडी डबवाली के सदस्यों ने बाल भारत सभा बना दी। यानी मेंबर सेम है, बस नाम बदल गया। तो एनबीएस किसने बनाई थी? हरियाणा में कौन लाया? सत्यपाल। किस सन की घटना है? 1926। कब ये बैन कर दी गई? 30 में। फिर उसके बाद नाम बदल बदल के कहीं यूथ लीग, कहीं हिंदू सभा के नाम से चलती रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज तो हम जानते ही हैं, किसका नारा था ये? कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1929। पहली बार एक शब्द हमने सुना, पूर्ण स्वराज। स्व का मतलब खुद, यानी पूरी तरह से अपना राज। पता है ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? नेहरू ने। नेहरू अध्यक्ष थे, गांधी और नेहरू, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक डिसीजन लिया। क्यों लिया 1929 में? इससे पहले ले लेते, क्योंकि इस टाइम धीरे धीरे भगत सिंह की पॉपुलैरिटी लोगों के दिमाग पर छा गई और गांधी को लगा कि अब कांग्रेस पीछे जा रही है और भगत सिंह जेल में बैठ के भी फेमस होते जा रहे हैं। इसको अगर हम जोड़ के देखें, 1929 के ही टाइम पर 28 में पहले सैंडर्स हत्याकांड, मन से सबको पता था कि किसने मारा है, भगत सिंह ने, ये सब जानते थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। 1929 में भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी जब पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया था दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। तो वहाँ पर उन्होंने, तुमने देखा ना मूवी में वो कैसे कोट पैंट पहन के गए, वहाँ पर उन्होंने बम फेंक दिए जानबूझ के, जहाँ कोई बैठा ही नहीं था। वो इतने हल्के बम थे कि वो मरना ही नहीं था। फिर वो चाहते तो भाग जाते, भागे नहीं, वहाँ कागज़ उड़ाते रहे और बोलते रहे लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, भाई क्रांति अमर रहे। वहाँ से उनकी गिरफ्तारी, फिर गिरफ्तारी में से उनके वो जो उन्होंने देखा कि कितनी ख़राब हालत है जेल के अंदर कैदियों की, खाने की, कपड़ों की, देखा नहीं फटे पुराने गंदे कपड़े, चूहे घूम रहे हैं, फिर उन्होंने वहाँ पर हड़ताल कर दी। ये हड़ताल बहुत बड़ा नाम ले आई क्योंकि इस हड़ताल में मर भी गए उनके एक साथी भूख से और उन्होंने खाना नहीं खाया। फाइनली सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन फिर सरकार ने कहा ना कि बैर बांध लेना कि इस लड़के को हम देखेंगे। तो फिर उसके संगी साथी पकड़े गए, उनमें से कुछ लोग कमज़ोर पड़े, उन्होंने पुराने चिट्ठे खोल दिए। फिर पुरानी फाइल उठाई गई, लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें सैंडर्स की हत्या के बाद वो फाइल बंद कर दी गई थी कि ये नहीं सॉल्व हुआ केस हमसे। अंग्रेजों ने ना फाइल पे लिख के लाहौर षड्यंत्र केस, और फाइल में लास्ट में लिख दिया था सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि भगत सिंह पकड़े ही नहीं गए थे। लेकिन बाद में फिर पुरानी फाइलें उठाई गई
1928 में मारा था सैंडर्स, और 28 से अब 29 का भी एंड आने वाला था। लेकिन अब पुरानी फाइल खोली और फिर पुराने वो गवाह, एक दो आदमी टूट गए थे, आपको पता हो, जो आदमी टूट गए थे इनके ग्रुप में से आज वो देश के, उनके खानदान, सबसे अमीर खानदानों में उनका नाम आता है बेटा। यूपी में ढेर चीनी की मिलें उन्हीं खानदानों के पास हैं। बहुत दूर ना जाएं, सोनीपत का एक बहुत तगड़ा स्कूल, हाँ, जानकी दास कपूर, उठा के पढ़ के देखना, ये पूरा जो है ना जानकी दास की बेल्ट, इनके पैसे का इनका सोर्स मॉडर्न स्कूल, ये पढ़ता है अशोका जो यूनिवर्सिटी के पास है ना, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उठा के पढ़ लेना। जिन लोगों ने वो स्कूल बनाया उन लोगों का इतिहास क्या है आज दुनिया जानती नहीं है। आज उनकी पीढ़ियां बैठ के आराम कर रही हैं, मज़े कर रही हैं, उनकी 7 पुश्तें बैठ के खा रही हैं। लेकिन ये इतनी प्रॉपर्टी, इतनी ज़मीनें, इतना पैसा आया कहाँ से? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वालों में इन लोगों का टॉप में नाम था। एक आदमी पीछे एक्सपायर हुए थे, खुशवंत सिंह, 99 साल के होके मरे, शायद 100 के आसपास। बहुत बड़े राइटर थे, देश की आज़ादी से पहले का जन्म था उनका, और उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी। लेकिन उनके पिताजी के बारे में गूगल कर लेना, उनके पिताजी कौन थे। उनके पिताजी भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वालों में से एक चेहरा थे। तो ये जो आज बहुत अमीर लोग हैं ना, इनमें से ज़्यादातर की बैक देखो, कभी ना कभी उन लोगों ने या तो औरंगज़ेब के साथ अच्छा दोस्ती का व्यवहार किया जो हम पढ़ के आए थे, या फिर अंग्रेज़ों के साथ, तभी ये इतनी प्रॉपर्टी है बेटा। तुम्हारे हमारे बाप दादा तो पहले भी किसानी करते होंगे, टैक्स देते होंगे, शांति का जीवन जीते थे। चालाकी करते तो तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे होते बेटा? फिर तुम भी कहीं अमीर बन के बैठे होते, तुम भी कहीं मिलें चल रही होती तुम्हारी। कहते नहीं तुम्हारी क्या मिलें सीटी मार रही हैं? तो मिलें ऐसे सीटी मारती हैं जिनके बाप दादाओं ने गद्दारी किया। कुछ लोगों ने, सब नहीं थे बेटा, मरने वाले भी तो कितने लोग थे। नौजवान भारत सभा में कितने लोग मर भी तो गए, शहीद भी तो हुए। पर बात यह ना कि शहीदों की तो फैमिलीज का अता पता ही नहीं है, और मज़े कर रही हैं वो फैमिली। तो अब क्योंकि इंटरनेट का टाइम है, हमें पता चले कि हाँ कुछ लोग ऐसे भी थे। पढ़ के देखो। अब पूर्ण स्वराज पर आ गए। अच्छा, मेन बात तो रह गई पूर्ण स्वराज। फिर गांधी क्यों बोले? क्योंकि गांधी ने देखा सबका ध्यान किस तरफ मुड़ गया, भगत सिंह। अब रोल मॉडल लोगों का गांधी हटके भगत सिंह बनने लग गए। हर आदमी ना बेटा बेसिकली ईर्ष्यालु ही है, हर आदमी चिड़ोकड़ा है, मन से सब चिढ़ते हैं, ऐसा ही होता है। गांधी जी देखने में देखो रोल मॉडल हैं, बहुत बड़े आदमी, हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड, लेकिन हैं तो इंसान ना। ये बात किसी को रास नहीं आती कि मेरी प्रसिद्धि से ज़्यादा किसी की प्रसिद्धि हो जाए, खासकर प्रसिद्ध आदमी को। तो जब भगत सिंह का नाम धीरे 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 आगे आने लगा तो फिर ये खतरे की घंटी थी। फिर कांग्रेस ने बैठ के सोचा कि क्या करें जिससे लोग हमारी तरफ ध्यान दें। तो उन्हें दिखा कि भगत सिंह क्रांति की बातें करता है, आज़ादी की बातें करता है, पैरेलल में आज़ादी ले आओ। तो कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? पूर्ण स्वराज। 1929 के 31 दिसंबर, यही महीना था बेटा, लास्ट डे था। फिर कहा कि एक काम करते हैं, इसको ना लोगों को थोड़ा दिखाते भी हैं ताकि लोग हमारी बातों को ज़्यादा सुने। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को हमने आज़ादी, सांकेतिक आज़ादी मनाई थी, सांकेतिक स्वाधीनता दिवस। बिना आज़ाद हुए फेरियां निकाल दी, भारत माता की जय, हम आज़ाद हैं, अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए। बेसिकली फंडा था कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ आए। अब लोगों का ध्यान कांग्रेस से हटके कहाँ जा रहा था? जैसे उस टाइम पे ना बेटा आज की तरह लोग फ़ोन नहीं रखते थे, तब लोग क्या थे कि भैया बातचीत करते थे, अखबार पत्रिकाएं पढ़ते, कहीं गांव में चौपाल पे इकट्ठे हो जाते, कहीं नाई की दुकान पे, तो बातें करते, भाई भगत सिंह ऐसा लड़का है, ये बातें कर रहा है। तो धीरे धीरे ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भगत सिंह बन गया था। वहाँ से हटाने के लिए फिर ये सब प्लान किया गया, और जिसका फ़ायदा भगत सिंह, इनको गांधी जी जैसों को ये मिला कि उनकी फिर वो फांसी की सज़ा तय हो गई, और उस फांसी के बाद फिर कोई बचा ही नहीं। गांधी को टक्कर देने इतिहास में कई लोगों के नाम दिखते हैं हमें। भगत सिंह ने गांधी को टक्कर दी थी, सुभाष चंद्र बोस टक्कर के थे, लेकिन ये सब रास्ते में से हट गए। गांधी जी के जैसे नेहरू टक्कर के नहीं थे, नेहरू तो हमेशा से नीचे मानते थे कि जो गांधी जी कहेंगे मैं वो करूंगा। लेकिन भगत सिंह का कहना था ठीक है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन गलत के साथ मैं नहीं हूँ, और गांधी जी की विचारधारा समाजवाद की बिल्कुल नहीं है। तो भगत सिंह ने एक तरह से चैलेंज किया। ऐसे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पैरों में बैठते थे, नीचे हमेशा, बराबरी पे नहीं बैठे कभी, लेकिन जहां गांधी गलत होते तुरंत कहते सर आप गलत बोल रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। यानी दो लड़के बहुत, ये दोनों ध्यान से देखो पढ़े लिखे थे। भगत सिंह भी किताबों में से निकले हुए बहुत ज़्यादा, और सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में यूपीएससी जो आज है तब सिविल सर्विसेज क्रैक करके। तो सारा इतिहास जिसने पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी ना, वो गांधी जी की गलत नीतियों में हाँ में हाँ नहीं मिलाता था। गांधी भी इंसान थे, गलती गांधी भी करते होंगे ना, ऐसा तो नहीं ना बिल्कुल सारी चीज़ें
चीज़ें ठीक करेंगे। तो गांधी के खिलाफ जिन लोगों ने बोला उनमें दो बड़े नाम थे, एक तो भगत सिंह, हाँ, लेकिन वो गांधी के खिलाफ नहीं थे, वो गांधी की विचारधारा के खिलाफ थे। जो एंटी थे बिल्कुल वो तो अलग ही लोग थे। चलो पढ़ो। तो हम पहुंचे हैं पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की मांग को छोड़कर पूर्ण स्वराज, डबल टिक कर लो, ये सिर्फ टारगेट था भगत सिंह से कैसे हटे लोगों का दिमाग। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के आह्वान पर 26 जनवरी 1930 को हरियाणा सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और 17 साल तक हम आज़ादी इसी दिन मनाते रहे। इसीलिए हमने 26 जनवरी को ही अपना संविधान लागू किया, क्योंकि 17 साल तक मनाई थी ना आज़ादी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पीछे पढ़ के आए हम। वो कितनी लड़कियां थी? वो दुली चंद की बेटियां जमुना, यशोदा और विद्यावती। कौन था वो 78 के पीछे पीछे चला था? वो सूरज भान अंबाला के थे। जल्दी से पढ़ो। 12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रही, यहाँ लिख लो 12 मार्च से 5 अप्रैल। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं सारा। ये कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन। फटाफट से लिख लो 12 मार्च से 5 अप्रैल, 24 दिन, 10 मील रोज, तो हो गए 240 मील। किलोमीटर कहें तो 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर। आगे पढ़ो। 78 सत्याग्रहियों के साथ गांधी ने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। अंबाला के लाला सूरज भान भी शामिल। कितने लोगों में थे ये? 78। लिख लो टोटल 78 मेंबर्स, उनमें से एक ये थे अंबाला के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिए, जिनमें अंडरलाइन करो चौधरी देवीलाल। 15 साल के थे उस टाइम ये। वैसे तो खुशी होते होंगे, सोचेंगे अच्छा स्कूल छूटा इस बहाने। आधे लोग पढ़ के, बेटा उस टाइम पढ़ना टफ तो था ही। 1915 लिख लो यहाँ। 15 में जन्मे तो 15 साल का एक लड़का था, अपना छोड़ दिया स्कूल। पर ये ग्रेट लीडर्स बने फिर आगे जाके। जैसे प्रमुख छात्र नेता भी सम्मिलित थे। 15 साल में तो ये छात्र नेता थे, तो इनके ना कहीं इनके उसमें था कि भाई मुझे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना। हरियाणा के लोगों ने रोहतक, झज्जर, भिवानी, पानीपत, अंबाला, बस पढ़ो आगे, अन्य कस्बों और गांवों में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। टिक कर लो, नमक बनाकर। अब यहाँ कोई यात्रा वात्रा नहीं की, घरों में पानी उबाल के नमक बना दिया, तो कह दिया हमने भी कानून तोड़ दिया। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी थी। महात्मा गांधी के विशेष प्रतिनिधि आए थे खड़ग बहादुर, डबल अंडरलाइन कर लो। गांधी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे खड़ग बहादुर। खड़ग क्या होती है? तलवार। तो अगले का नाम था खड़ग बहादुर। हरियाणा प्रांत का दौरा किया और लोगों में, अब पूछ लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में हरियाणा में गांधी के प्रतिनिधि बनकर कौन आए? तो खड़ग बहादुर। और हरियाणा में जो रोहतक की बेल्ट है इसके आसपास लोगों ने अपने घरों में ही नमक बना लिया। नहीं बनाया होगा तो भी लिख देंगे ना बेटा, कौन देखने जा रहा है। प्रचार करने कौन आया? खड़ग बहादुर, खड़ग बहादुर। नेक्स्ट टिक करो। अंबाला में स्त्रियों ने नमक कानून की अवहेलना कर सत्याग्रह का बिगुल बजाया। वेरी इंपॉर्टेंट। लाला दुली चंद की पुत्री विद्यावती, यशोदा देवी, यमुना देवी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्या ये यात्रा में गई थी? यात्रा में गया था एक आदमी, लाला सूरज भान। ये दुली चंद की बेटियां यहीं पर काम कर रही थी। कौन आया था वो इनको बताने के लिए? खड़ग, खड़ग, खड़ग बहादुर। नेक्स्ट टिक करो। धरसाना, धरसाना का सुना है तुम लोगों ने? थोड़ा सुन लो। धरसाना बेटा गुजरात में एक जगह है। सरोजनी नायडू लीड कर रही थी। पीछे कहते हैं 25,000 युवक थे इनके साथ, और ये जाके गुजरात के एक डिपो पे, जो सरकार, अंग्रेजी सरकार जहाँ नमक बनाती है ना, नमक ढोती थी, व्यापार करती थी, वहाँ इन्होंने ताले वाले कि भाई हम इसको चलने नहीं देंगे, तो इनके ऊपर अंधाधुंध लाठी चार्ज, गोलियां बरसाई गई, हजारों लोग मारे गए। इसमें हरियाणा के लड़के भी गए थे। पढ़ के देखो। धरसाना ये गुजरात में है, लिख लो। ये फेमस है धरसाना सत्याग्रह में के नमक डिपो पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में दो औरतें बताना जो हरियाणा की राजनीति में बड़ी औरतें थी। एक सुचेता, एक अरुणा आसफ अली। याद है दोनों का योगदान हमने पीछे पढ़ा था। एक ने 15 अगस्त पे रात में वो वंदे मातरम गाया था और एक ने तिरंगा फहराया था। दोनों लगभग बराबर, एक 1908 की, एक 1909 की। एक को बड़े बड़े प्राइज मिले थे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, लेनिन और नेहरू। कौन थी? अरुणा। अरुणा आसफ अली का पति था आसफ अली, इसलिए उसका नाम था, अदरवाइज उसका नाम था अरुणा गांगुली। दोनों पैदा हुई थी अंबाला, लेकिन एक काल का बाद में आज क्या पड़ेगा? पंचकुला। दोनों के नाम क्या गया था? फ्रीडम फाइटर लिखा हुआ था हमने, है ना। ऐसे अभी ये दूसरी एक लेडी पढ़ रहे हैं, इसको टिक कर लो। सरोजनी नायडू इंग्लिश की बहुत बड़ी कवयित्री रही बेटा ये।
के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने अहिंसक चढ़ाई की, जिसमें हरियाणा के 25 स्वयंसेवक, तो धरसाना में जब मारे गए तो उसमें हरियाणा के कितने लड़के शामिल थे? 25। उस यात्रा 78 में तुम्हारे कितने थे? एक। क्या नाम था? सूरजभान। और वो जो 72 मुंबई में बैठे उनमें कौन था हमारा? एक, राय बहादुर लाला मुरलीधर, यानी कांग्रेस की पहली बैठक में एक था। वो जो पैदल पैदल गए थे वो 390 किलोमीटर, उनमें एक था। यहाँ 25 गए थे। कहाँ? धरसाना में। धरसाना में 25। अगला टिक कर लो। झज्जर में सूरजभान की अध्यक्षता में हुई, ये सूरजभान टिक कर लो बस। बताओ सूरजभान कौन? अंबाला से 78 लोगों में एक ये थे, लिख लो यहाँ। अंबाला से नमक सत्याग्रह में शामिल। ठीक है, इसके बाद ये 37 का चुनाव आज टाइम नहीं है, इसको कल पढ़ लेंगे बेटा, जो बच गया कल इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को।